हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया हैं? चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक। कल हम लोगों ने देखा था विद्युत विभव, है ना, किसे कहते हैं, और विद्युत विभव के प्रकारों को समझा था और विधिवत अध्ययन किया था। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो आप खोल के देख सकते हैं उसको, तभी आगे का समझ में आएगा, ठीक है ना। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था कि स्थिर विद्युत विभव किसे कहते हैं, या जिसको हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, हम लोगों ने उसको सीखा। आज हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि कई सारे आवेश हैं, मान लेते हैं कि कई सारे आवेश हैं। अभी तो एक बिंदु आवेश के लिए विभव निकाला था, अब कई सारे आवेश अगर हैं, उन सभी आवेशों के कारण किसी बिंदु पर अगर हमें विभव निकालना है तो उसके लिए कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। उस चीज़ को हम लोग आज देखेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। टॉपिक जो है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। इसको समझ लीजिए। मान लेते हैं कि Q1, Q2, Q3 कई सारे आवेश हैं। पहले एक डायग्राम बना के देख लीजिए। मान लेते हैं है बिंदु P, एक आवेश यहाँ पे Q1 रखा है, यहाँ पे है Q2, यहाँ पे है Q3, यहाँ पे है Q4, यहाँ पे है Qn। कई सारे आवेश हैं। अगर Q1 की दूरी P से R1 हो, Q2 की दूरी P से R2 हो, Q3 की दूरी P से R3 हो, इसी प्रकार से Q4 की R4 और इसका Rn। इस प्रकार से एक निकाय बन गया, एक सिस्टम बन गया, है ना, ये एक निकाय बन गया, ठीक है। तो इस निकाय के कारण जो विद्युत विभव होगा बिंदु P पर, उसके लिए क्या होगा, चूँकि ये आपको बताया था कि विद्युत विभव एक अदिश राशि होता है, तो अदिश राशियों का जो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब होता है, वो सिंपल बीजगणित के द्वारा हम लोग करते हैं। अगर जो राशियां सदिश राशियां होती हैं, उनके लिए हमें एक अलग प्रकार का मैथमेटिक्स इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे हम लोग बोलते हैं सदिश विश्लेषण, जो कि हमने 11वीं में पढ़ा था। तो सदिशों को जोड़ने घटाने का एक अलग तरीका होता है, लेकिन चूंकि ये विभव एक अदिश राशि है, तो इसको हम लोग सिंपल गणित के द्वारा, जैसा हमने सीखा है प्लस माइनस करना, सिंपल हम उसकी सहायता से इसको करते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम लोग देखते हैं। इसको आप लिख सकते हैं कि माना कोई एक निकाय है जो Q1, Q2, Q3, Q1 आवेशों से मिल के बना है, जिनकी दूरियां क्रमशः बिंदु P से R1, R2, R3 व R4 Rn है। इतना तो लिख ही सकते हैं। तो बिंदु P पर Q1 आवेश के कारण विभव, बिंदु P पर Q1 आवेश के कारण विभव क्या हो जाएगा, देखिए Q1 के कारण बिंदु P पर जो विभव होगा वो क्या होगा, V1 मान लेते हैं। इसके लिए विभव कितना हो गया, V1, इसके लिए मान लेते हैं V2, इसके लिए मान लेते हैं V3, इसके मान लेते हैं वो V4, और इसके लिए मान लेते हैं Vn। तो V1 इक्वल टू, कल मैंने फार्मूला बताया था, कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1/R1। Q/R आता था, Q/R आता था, याद है, तो R1 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, Q2, Q3, Q4 और Qn के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, बताइए। विभव क्रमशः है V2 इक्वल टू 1/4πε0, क्या परिवर्तन होगा, आवेश का जगह पे Q2 हो जाएगा और दूरी क्या है R2। V3 के लिए क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q3/R3। V4 के लिए क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q4/R4, या डैश डैश कर सकते हैं, Vn इक्वल टू 1/4πε0 Qn/Rn। ये आपके आ गए, एक के लिए ये और अलग अलग के लिए ये आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विभव एक अदिश राशि है,
तो अदिश राशियों को हम लोग अगर बिंदु P पर सभी का निकालेंगे, जो परिणामी आएगा वो क्या होगा, सभी का योग, सभी का योग, यानी कि चूंकि एक विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर विद्युत विभव सभी का योग होगा। अतः बिंदु P पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो आप, चूंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश Vn। परिणामी विभव क्या निकाल लिया हमने, V, तो Vn हो जाएगा। अब सभी का मान अगर रख दें तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, इसको हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, V इक्वल टू मान रखिए तो 1/4πε0 Q1/R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2 प्लस 1/4πε0 Q3/R3 प्लस डैश डैश 1/4πε0 Q1/Rn। ये वैल्यू हो जाएगी। देखिए हमने जोड़ा क्यों, क्योंकि यह एक अदिश राशि है, अतः परिणामी विभव ज्ञात करने के लिए आपस में सब जुड़ जाएंगे। अदिश राशि है इसलिए, अगर सदिश राशि होता तो हम लोग क्या करते, उसके लिए अलग तरीके से हम लोग उसका मैथमेटिक इस्तेमाल करते, जो कि सदिश विधि, जो सदिश विश्लेषण कहलाता है, और हमने जो सीखा है उस गणित का इस्तेमाल करते। अब देखिए इन सबको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका देखिए, सब में 1/4πε0 कॉमन है, सब में कॉमन है, तो यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कितना, Q1/R1 Q2/R2 Q3/R3 डैश डैश Q1/Rn, है ना। इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं हम लोग सिंपल मैथ। ये लंबा लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो इसको अपन लोग एक समेशन विधि होता है, I इक्वल टू 1 से लेके हमने n तक माना है, और क्या है QI/RI, समझ में आ रहा है। जहाँ I का मान 1 से लेके n तक है। देखिए अगर इसी में हम लोग I की जगह 1 रखें तो ये आ जाएगा I1R1, और सिग्मा का मतलब होता है प्लस, तो प्लस I की जगह पे 2 रखिए तो ये आ जाएगा, फिर सिग्मा का मतलब प्लस, फिर I की जगह पे 3 रखिए तो ये आ जाएगा, फिर प्लस कहाँ तक, n तक। तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, या ऐसे लिखने का इसका आसान तरीका है। ये हो गया आपका किसी भी निकाय के लिए क्या, विद्युत विभव। बात समझ में आ रही है। अब यदि देखो, अब यदि आवेश क्रमशः Q1 माइनस Q2 Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 इस प्रकार से हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, उसमें क्या होगा, सेम जहाँ पे माइनस वहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि यह एक अदिश राशि है ना। तो विभव क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4πε0, Q की जगह पे है Q1/R1, दूरी अगर R1 है तो इसमें लिख लीजिएगा, हो तथा P से दूरियां क्या हों, क्रमशः R1 R2 R3 R4 व R5 हों। तो मैंने 5 आवेश को लेके बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस है ना, तो माइनस कर दीजिए, 1/4πε0 Q2/R2, ये प्लस में है तो प्लस हो जाएगा, 1/4πε0
Q3/R3, फिर माइनस हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है ना, Q4/R4, फिर माइनस हो जाएगा 1/4πε0 Q5/R5। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। कॉमन निकालना चाहे तो कॉमन निकाल लीजिए 1/4πε0। आगे क्या हो जाएगा Q1/R1 माइनस Q2/R2 प्लस Q3/R3 माइनस Q4/R4 फिर माइनस Q5/R5। इस प्रकार से इसको आप निकाल सकते हैं। मतलब कि ये है यहाँ पे कि विभव निकालने के लिए हमें सदिश का इस्तेमाल नहीं करना है। जिस प्रकार से हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालते थे तो किसी बिंदु पर परिणामी निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, या तो उसको हल करते थे, रिजॉल्व करते थे, दो घटकों में तोड़ते थे, या तो अगर बिंदु दोनों विपरीत दिशा में, एक इधर है, एक बाएं साइड है और एक दाएं साइड है, उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, उस कंडीशन में क्या करते हैं कि कौन कितना ज़्यादा है उसमें माइनस कर देते हैं सदिश बीजगणित के अनुसार, है ना। अधिक परिमाण में से कम परिमाण को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो ये आपका आ गया आवेश निकाय के लिए विद्युत विभव, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सीख लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। एक चीज़ और सीख लेते हैं यहाँ पे कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो संरक्षी विद्युत, जो स्थिर विद्युत बल होता है वो संरक्षी बल होता है। क्या होता है, स्थिर विद्युत बल एक संरक्षी बल होता है। उसको हम लोग देखते हैं, इसको मिटा दूँ, ठीक है। चलिए आगे क्या देखते हैं हम लोग। जो स्थिर विद्युत बल होता है वह एक संरक्षी बल होता है। इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि संरक्षी बल होता क्या है ना। तो संरक्षी बल क्या होता है या संरक्षी कारक क्या होता है, अगर आप बोलें तो ये बोल सकते हैं कि संरक्षित क्षेत्र जो होता है वो ऐसा क्षेत्र होता है जो कि रास्ते पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता, मतलब कार्य किस स्थिति में हो रही है उस पर निर्भर नहीं करता, वह प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। या ऐसा बोल सकते हैं किसी भी वस्तु में निहित उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा क्या होता है, नियत होता है। हमेशा क्या होता है, नियत होता है, फिक्स होता है। बात समझ में आ रहा है। अगर हम इतना निकाल लें तो हम जानते हैं कि वो संरक्षी बल है। जैसे गुरुत्वीय बल संरक्षी बल होता है। कैसे होता है, हमने किसी पिंड को नीचे से ऊपर की ओर लेके गए, उसमें हमें कुछ कार्य करना पड़ा और वह किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और जैसे हम लोग ऊपर से छोड़ते हैं तो वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। और नीचे से लेके ऊपर के बीच में कहीं भी वो पिंड आता है, अगर वहाँ पे हम लोग निकाल के देखें उसकी स्थितिज ऊर्जा और उसकी गतिज ऊर्जा, तो दोनों का योग हमेशा नियत होता है। हमेशा क्या होता है, नियत होता है। चाहे कहीं भी आप देखें, कहीं भी आप देखिए, ये हमने 11वीं में पढ़ा भी था। तो एक संरक्षी बल है। इसी प्रकार से स्थिर विद्युत बल भी एक संरक्षी बल होता है। बात समझ में आ गया ना। कैसे, देखिए मान लेते हैं स्थिर विद्युत बल क्या होता है, संरक्षी बल होता है, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा हम आपको बना के समझा देते हैं। मान लेते हैं दो बिंदु हैं, एक ए बिंदु है और एक बी बिंदु है। ए से बी तक, ए से बी तक एक पहला रास्ता है कार्य करने का, और पुनः बी से ए तक एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, सेकेंड है। तो ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य हो जाएगा डब्ल्यू ए बी, और ये हो जाएगा डब्ल्यू बी ए। से बी तक ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी, और बी से ए तक आने में डब्ल्यू बी ए। इस कार्य को हम लोग निकाल के देख लेते हैं। दो बिंदु हैं, मान लेते हैं यहाँ पर इसका विभव कितना है, भी है, और इसका विभव कितना है, बी पर भी। तो विभव क्या होता है, ए से बी तक। अगर हम किसी आवेश को, एकांक आवेश यहाँ पे रखा है, एकांक आवेश को हम ए से बी तक ले जा रहे हैं पहले रास्ते से, द्वारा, पहले पथ द्वारा किया गया
कार्य बराबर हो जाएगा WAB अपान Q0। तब विभवांतर की परिभाषा से क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए। यहाँ से एकांक धनावेश को हम लोग ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो बी बिंदु का विभव ज़्यादा और ए बिंदु का विभव कम, तो VB माइनस VA इक्वल टू क्या होता है, कार्य बटे एकांक आवेश। इसी प्रकार सेकेंड पथ द्वारा Q0 को कहाँ से कहाँ तक, B से A तक ले जाने में किया गया कार्य बराबर WB से A किसको, Q0 को। तब विभवांतर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से यहाँ लेके गए तो VA माइनस VB, क्योंकि B से A तक हम Q0 को ले जाएंगे तो यहाँ तक ले जाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा ना, A बिंदु तक, तो यहाँ का विभव ज़्यादा होगा, यहाँ का विभव कम होगा सेकेंड रास्ते के लिए। तो ये हो जाएगा कितना, WBA अपान Q0, इसको मान लो समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब हम दोनों को जोड़ दें अगर, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, VB माइनस VA प्लस VA माइनस VB इक्वल टू WAB अपान Q0 प्लस WBA अपान Q0। ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए तो ये प्लस माइनस से 0 आया, यानी कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा किया गया कार्य है WAB अपान Q0 और प्लस WBA अपान Q0 कितना आ गया, 0, ये नियत आ गया। इसी से तो सिद्ध होता है कि ये संरक्षी बल है ना, जो कार्य जो आ गया उसका किया गया कार्य नियत है, शून्य है मतलब नियत है, हर जगह पे उसका मान बराबर है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसमें कि एकांक धनावेश को स्थिर विद्युत क्षेत्र में किसी बंद परिपथ में चलाने पर किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है ना बच्चों, ठीक है, ये हो गया। हम लोग क्या देख लिए, स्थिर विद्युत बल एक संरक्षी बल होता है, ये हमने देख लिया। तो स्थिर विद्युत बल संरक्षी बल होता है, गुरुत्वीय बल संरक्षी बल होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, लेक्चर समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको लाइक और शेयर भी करिए, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है ना, धन्यवाद।